हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पिछले कपल ऑफ डेज से तमिलनाडु में फुल फ्लेड्ज्ड पॉलिटिक्स जो है वो गर्मा गर्म छाए हुए हैं। यहाँ पर टसल जो है वो खासकर डीएम के सरकार और वहाँ के गवर्नर जो है रवि साहब, इन दोनों के बीच हो चुका हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्यों और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं गवर्नर के पावर्स को लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में क्या कुछ कहा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के चंद इंपॉर्टेंट से जजमेंट्स जो गवर्नर के पावर के बारे में डिस्कस करते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि साहब, आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं, और डीएम के चीफ एम.के. स्टालिन, दोनों के बीच जो है वो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत इंटेंसिफाई हो चुका हुआ है। क्योंकि यहाँ पर डीएम के एक मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी, आप यहाँ पर उनकी भी इमेज देख सकते हैं। तो सेंथिल बालाजी को यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से डिसमिस किया जा चुका हुआ है फ्रॉम गवर्नर आर.एन. रवि। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि बिना चीफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के गवर्नर इस तरीके का एक डिसीजन ले सकते हैं क्या। और इनिशियली गवर्नर साहब ने लेटर तो लिखा कि मैं बालाजी को डिसमिस कर रहा हूँ, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स ओनली, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने एक कॉल किया और कहा कि लीगल एडवाइस लेकर आगे बढ़ो, तो इमीडिएटली गवर्नर साहब ने क्या किया, इमीडिएटली एक और नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया और कहा कि जो भी मैंने ऑर्डर्स पास किए उसे थोड़ा बहुत विथहोल्ड में रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लीगल एडवाइस यहाँ पर लेना चाहता हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है। देखिए, गवर्नर का पोजीशन जो है वो सिंस इंडिपेंडेंस बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि चंद पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि हाँ, उसे पावर्स दिए गए हैं कि वो डिस्क्रिशनरी एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, गवर्नर का पोजीशन। लेकिन चंद लोगों का मानना ये है कि गवर्नर जो है वो बस एक रबर स्टैंप की तरह होता है, सेंटर उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर एज फार एज स्टेट इज कंसर्न, जब तक मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी सजेशन नहीं देते, एड और एडवाइस नहीं देते, गवर्नर कुछ कर नहीं सकते। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ कंसर्न यही है कि इस तरीके के प्रावधान होने के बावजूद भी, और रिसेंटली 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया हुआ था कि गवर्नर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम करेंगे तो बस एड और एडवाइस ऑन द चीफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कुछ भी मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे वही राजभवन के चीफ जो कि गवर्नर है वही करेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो एक पर्सन को नॉमिनेट करती है जो कि उस स्टेट का भी नहीं है, तो क्या वो इस तरीके का एक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि वहां पर लोग जो है वो चुनकर भेजते हैं उन चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड स्टोरीज की जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेंथिल बालाजी जो थे वो इनिशियली AIADMK के मेंबर थे, ठीक है। 2018 में उन्होंने पार्टी स्विच की और डीएमके में वो ज्वाइन हो चुके हुए थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जून 14 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने उन्हें अरेस्ट किया। चंद चार्जेस उन पर लगाए गए कि जब AIADMK की सरकार चल रही थी 2014 में, जब वो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, तो वहां पर कुछ घपला या फिर स्कैम वगैरह जैसी चीज वहां पर हुई थी, तो उस पर कई सारे उनके चार्जेस लगाए गए और इमीडिएटली उन्हें अरेस्ट किया गया। जिस दिन उन्हें अरेस्ट किया 14 जून को, इमीडिएटली वो कोलैप्स हो गए, बेहोश हो गए, और लेटर उन्हें एक बाईपास सर्जरी भी की गई चेन्नई के हॉस्पिटल में, जो कि 21 जून में हुआ, और सिंस देन वो हॉस्पिटलाइज ही हैं। वेडनेसडे के दिन हुआ क्या कि उनकी जुडिशियल कस्टडी को एक ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 12 तक बढ़ाया। हालांकि मामला जो था ईडी का, जो कि डिमांड वो कर रहे थे बालाजी की कस्टोडियल इंटरोगेशन का, वो मद्रास हाईकोर्ट के आगे ऑलरेडी चल रहा था। तो यहाँ पर भी सवाल खड़े हो गए कि एक ट्रायल कोर्ट किस तरीके से उनके कस्टडी को बढ़ा सकता है, जबकि हाईकोर्ट के आगे ये सुनवाई चल रही है। और विद इन दिस जो ये पूरी तरीके से यहाँ पर चल रहा था इशू, थर्सडे के दिन हुआ क्या कि जो गवर्नर साहब हैं रवि साहब, उन्होंने सीएम को मैसेज भेजा हुआ था ये कहकर कि मैं बालाजी को डिसमिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है स्टालिन जो है, जो कि डीएमके के चीफ हैं, वो उन्हें एज अ मिनिस्टर जो है रिटेन कर रहे हैं बिना किसी पोर्टफोलियो के। अरेस्ट करने के बाद पोर्टफोलियोस वगैरह उन्हें नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी मिनिस्टर की तरह उन्होंने रिटेन किया हुआ है। तो गवर्नर साहब ने ये कहा कि देखो, द रीजन वाई एम रिमूविंग इज क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऑब्स्ट्रक्ट भी करेगा, क्योंकि वो अभी भी एक मिनिस्टर के हैसियत से कंटिन्यू कर रहे हैं, और ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस को अभी ये डिसरप्ट करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल्स भी चंद उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए थे कि अंडर आर्टिकल 154, 163, 164 के तहत जो कुछ भी मुझे पावर्स दिए गए, तो विद दैट मैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ सेंथिल बालाजी को मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। बहुत सारे शार्प क्रिटिसिज्म यहाँ पर आए हुए थे कि इस तरीके का यूनिलैटरल डिसीजन गवर्नर ले नहीं सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को भी पता नहीं था कि इस तरीके का डिसीजन लिया जा चुका है। लेकिन इमीडिएटली रवि साहब ने कहा कि जो कुछ भी मैंने अभी नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था बालाजी को रिमूव करने का, उसे विथहोल्ड पर रखिएगा, क्योंकि होम मंत्री साहब के साथ मेरी बातचीत हुई है और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन्ना जी जो है उनके साथ मेरी थोड़ा बहुत लीगल ओपिनियन में लेने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये कहानी चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत गवर्नर के पोजीशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है?
देखिए दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही वेग टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं, हमें क्लियरिटी नहीं मिलती कि सच में गवर्नर को पावर्स दिए गए हैं या नहीं। मैं आपको थोड़े बहुत रेफरेंसेस देता हूँ। आर्टिकल 163 क्लियरली कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफिस एक्सेप्ट इन एक्सरसाइज ऑफिस फंक्शंस। तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए मुख्यमंत्री और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर उन्हें डिस्क्रिशनरी फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करने की भी यहाँ पर बात थोड़ी बहुत की गई है। आर्टिकल 163 सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि गवर्नर विद अथॉरिटी टू यूज इज डिस्क्रिप्शन इन डिसाइडिंग वेदर ही नीड्स टू एक्ट इन स्पेसिफिक मैटर और नॉट, कि उन पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि वो डिसाइड करेंगे कि उन किस चीज़ पर उन्हें काम करना है या फिर किस चीज़ पर नहीं, जो कुछ भी एड एंड एडवाइस यहाँ पर दिया जाता है। और उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइनल होगा, वैलिडिटी जो है उनकी पूरी फाइनल होगी और किसी भी ग्राउंड्स पर उन्हें चैलेंज वगैरह नहीं किया जाएगा। सिमिलरली आर्टिकल 164 सबसेक्शन 1 बताता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस होल्ड करेंगे टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर की खुशी जब तक कंटिन्यू है, उनके प्लेजर जब तक है तब तक एक मिनिस्टर कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं मंत्री, वो सभी मुख्यमंत्री के सजेस्टेड नाम ही होते हैं, यानी कि जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं वो मुख्यमंत्री की तरह यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं और जिन जिन के नाम मुख्यमंत्री सजेस्ट करते हैं उन्हीं को यहाँ पर मंत्री की तरह अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जो खुद आप पर्सन्स को मुख्यमंत्री के एडवाइस पर यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, क्या उन्हें आप यूनिलैटरली बिना मुख्यमंत्री के इन्फॉर्मेशन के रिमूव कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की अगर हम थोड़ी बहुत बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लैरिटी यहाँ पर बता दी। उन्होंने कहा कि कोई भी सच स्कोप यहाँ पर नहीं दिया गया डिस्क्रिप्शनरी पावर्स का इन अनइक्विवोकल टर्म्स में, यानी कि जितने भी जो कुछ भी प्रावधान हमने दिए हुए हैं गवर्नर को, वो सभी जो है वो बाकी के आर्टिकल्स के स्पेसिफिकली जो पावर्स ऑफ गवर्नर को रिजर्व किए गए उन्हें मद्देनजर रख के ही दिए जा चुके हुए हैं। यहाँ पर गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे जब चाहे जैसा कर सकते हैं। यहाँ पर हर हाल में चाहिए कि एड एंड एडवाइस उनका मुख्यमंत्री और यहाँ पर जो उनका कैबिनेट है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके साथ ही यहाँ पर चलें, यानी कि उन्हें पावर्स जो है वो कम दिए गए हैं, उन्हें ड्यूटीज थोड़े बहुत ज्यादा दिए गए हैं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी दरअसल 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच ने जो कुछ भी जजमेंट्स ऑलरेडी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने डिलीवर किए हुए थे उसे ओवर रूल किया और कहा कि देखो ये गवर्नर के पावर्स जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रख के कह रहे हो, अगर उस हिसाब से जाएंगे तो पूरी तरीके से गवर्नर जो है वो ऑल परवेडिंग सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाएगा, यानी कि डेमोक्रेसी की मौकरी हो जाएगी। लोग यहाँ पर खामखा ही चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करके भेजेंगे, क्योंकि गवर्नर जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। और 2016 के इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि जब हमने क्लोजली स्क्रूटनाइज करने की कोशिश की तो गवर्नर को ना ही सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए हैं, उन्हें बस थोड़े बहुत फंक्शंस वहां पर फुलफिल करने के लिए रखे गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी फ्रीडम नहीं मिलता कि बिना किसी बिना कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन दिए मुख्यमंत्री को वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस तरीके से डिसमिस कर सकते हैं। जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हमने दिए हुए हैं वो बहुत ही कम इंस्टेंसेस में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी अगर नहीं मिला हो तो वहां पर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मुख्यमंत्री की तरह अपॉइंट कर सकते हैं और उन्हें मेजोरिटी प्रूव करने की वो उन्हें परमिशन जो वो दी जा सकती है। तो ऐसे चंद एरियाज में ही वो इस्तेमाल कर सकते हैं इमीडिएटली, या फिर इमेंसिव पावर्स इस तरीके से उन्हें नहीं दिए गए हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।